तो बच्चों हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किए थे और वेक्टर चैप्टर में इसके पहले वाली क्लास तक हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो जो हम लोग मेथड इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उस मेथड को बच्चों हम क्या बोलते थे? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, याद होगा तुम लोग को। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने क्या किया था बताओ? ग्राफिकल मेथड में हम लोग बच्चों डायग्राम के हेल्प से वेक्टर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का दो मेथड होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो अब तक जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में वो था बच्चों ग्राफिकल मेथड, जहाँ डायग्राम बना के वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, याद है ना? चलो, तो अब हम लोग को दूसरा मेथड पढ़ना है बच्चों, दूसरे मेथड जो कि एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। इस मेथड में हमको कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। इस मेथड में बच्चों हमको दो वेक्टर के एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना होगा, और इस मैथमेटिकल फार्मूले को यूज़ करके हम लोग दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या एनालिटिकल मेथड भी इसको कहा जाता है। पैरेललोग्राम मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम का हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब बात अभी समझ में आ जाएगी कि क्यों पैरेललोग्राम की बात यहाँ पे हो रही है। तो बेसिकली करना क्या है बच्चों, इसमें हम लोग को दो वेक्टरों का एडिशन करने के लिए, दो वेक्टरों के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हमको एक फॉर्मूले को ड्राइव करना है। ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग दो वेक्टरों का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। ठीक है, और जो अब तक इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे हम लोग वो क्या था? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड नहीं देखे हैं, मैं कहूँगा पहले जाकर ग्राफिकल मेथड देखो। ग्राफ के हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब फिर इस टॉपिक पे वापस आना, क्योंकि एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक मेथड है बच्चों वो ग्राफिकल मेथड ही होता है। ये जो मेथड पढ़ेंगे हम लोग आज, इसका जो बेस है, जो इसका फंडामेंटल्स लिया गया है बच्चों, वो ग्राफिकल मेथड से ही लिया गया है। अभी तुमको दिखा दूंगा, प्रूफ कर दूंगा मैं कि दिस मेथड इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफिकल मेथड ओनली। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड आना बहुत ज़रूरी है, और आगे आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी ग्राफिकल मेथड का हमको बहुत जगह यूज़ करना होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए। स्पेशली मैंने कहा भी था लास्ट क्लास में कि जब हम लोग रिलेटिव मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वेक्टर का ज़बरदस्त एप्लीकेशन हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे डायग्राम का बहुत यूज़ होगा। तो अगर ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा तो फिर वो रिलेटिव मोशन चैप्टर तुमको बहुत परेशान करेगा फिर। ठीक है, इसलिए मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर से उस क्लास को देखना, तब फिर इस टॉपिक पे वापस आना। ठीक है, चलो, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों को ऐड करने का पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है। ठीक है, चलो, तो इसमें सबसे पहले मैंने किया क्या कि सपोज़ करो मैंने दो वेक्टर लिया, इसमें कोई ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड की जो बातें यू पढ़े हो उसको अभी दूर रख दो कुछ देर के लिए, सिर्फ यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड इसमें कहाँ आएगा वो तुमको मैं बताऊँगा कि कहाँ पे वो ग्राफिकल मेथड आएगा। अभी फ़िलहाल जो बता रहा हूँ वो देखो। तो मान लो ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलो वेक्टर्स को मैं नाम दे देता हूँ। ये वेक्टर है तुम्हारा ए और ये वेक्टर हो गया बच्चों तुम्हारा बी। ये दो वेक्टर है ए और बी। मैग्नीट्यूड इनका दिया है, डायरेक्शन इनके दिया है, और सपोज दैट इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें कुछ एंगल भी दिया हुआ है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लो बच्चों कितना है? थीटा। ठीक है, तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ये तीन चीज़ तुमको जनरली दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और उनके बीच का एंगल, ताकि उनका रिलेटिव डायरेक्शन पता होना चाहिए। बीच का एंगल देने का मतलब क्या कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका डायरेक्शन पता होगा कि ए बी से कितना एंगल बना रहा है, बी ए से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और उनके बीच का एंगल। ये मान लो 3 चीज़ हमको दी हुई है और हमको इन वेक्टर का क्या निकालना है, एडिशन। एडिशन मतलब क्या निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट। बताया था मैंने कि 2 वेक्टर को ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है या यूँ कहो कि एडिशन फाइंड करना है। तो हम करते क्या हैं, जैसा रूल कहता है, पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है पहले वो समझ लिया जाए। तो बच्चों पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर्स हमको गिवन हैं, ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स हमको गिवन हैं जिनका की रिजल्टेंट निकालना है, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान लेते हैं। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमें 2 वेक्टर्स गिवन हैं ए और बी और उनका हमको रिजल्टेंट निकालना है, एडिशन निकालना है, तो हमको करना क्या चाहिए कि उन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान लेना। एडजेसेंट साइड समझते हो ना, जो साइड आपस में टच करे उन 2 साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। तो इन दोनों वेक्टर को क्या मान लिया गया, एक पैरेललोग्राम का बच्चों एडजेसेंट साइड मान लिया गया। अब एडजेसेंट साइड मान करके हम पूरा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान करके विल कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो कंप्लीट पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे कर लोगे, पैरेललोग्राम सबको पता है ना क्या होता है, पैरेललोग्राम सबको पता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल, और आमने सामने की साइड्स क्या होती है, पैरेलल। इतना तो पता होगा बेसिक्स। पैरेललोग्राम क्या होता है, किस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम कहते हैं, सबको पता है। ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके आमने सामने की साइड्स क्या हो, इक्वल और पैरेलल, ऐसे कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हमको एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान करके एक कंप्लीट पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा। अभी तो 2 ही साइड दिखाई दे रहा है पैरेललोग्राम का, 2 साइड और बनेगा तब तो पूरा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों वेक्टर को मान लिया एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और अब पैरेललोग्राम जो अधूरा है उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ पैरेललोग्राम अगर कंस्ट्रक्ट करोगे तो यहाँ जो साइड ड्रॉ करोगे वो बी के इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, और यहाँ जो साइड ड्रॉ करोगे वो ए के इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, तब तो पैरेललोग्राम की बात होगी। तो ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक साइड ड्रॉ किया, और ये साइड बच्चों बी के इक्वल होगा लेंथ में, और डायरेक्शन में क्या होगा, पैरेलल, सेम डायरेक्शन होगा। और यहाँ जो साइड ड्रॉ करूँगा वो साइड भी ए के इक्वल और क्या होगा, पैरेलल। तो ये ड्रॉ कर दिया बच्चों मैंने, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ये मान लो एक पैरेललोग्राम है जिसकी लेंथ ये साइड है, ये साइड की लेंथ बी के इक्वल होगी, और ये साइड की लेंथ किसके इक्वल होगी बच्चों, ए के इक्वल होगी। बन गया पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया कि जो 2 वेक्टर हमको दिए थे, जो पैरेललोग्राम मेथड कहता है मैं वो बता रहा हूँ। मेथड ये कहता है कि जो भी 2 वेक्टर आपको दिए जाएं, उन दोनों वेक्टर को पहले तो आप एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान लीजिए, और फिर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करिए। तो जब तुम इसको 2 एडजेसेंट साइड मान लोगे तो यहाँ जो ड्रॉ करोगे लेंथ वो बी के इक्वल और पैरेलल, और यहाँ जो ड्रॉ करोगे वो ए के इक्वल और पैरेलल। तो बन गया हमारा पैरेललोग्राम। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब ये मेथड आगे कहता है कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर ड्रॉ किया जाए ऐसे, इस पैरेललोग्राम का अगर मैं तुमको एक डायगोनल ड्रॉ करके दिखाऊं, डायगोनल 2 हो सकते हैं ना, डायगोनल एक ये भी हो सकता है। तो डायगोनल कौन सा डायगोनल, डायगोनल वो वाला डायगोनल जो दोनों वेक्टर के जो कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ से पास करेगा, वो वाला डायगोनल। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा डायगोनल मेरा टेढ़ा बन जा रहा है, कोशिश करते हैं सही बन जाने के लिए।
उम्मीद करते हैं इस बार सही बन जाएगा। चलो इतना मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और कौन सा डायगोनल, वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के बच्चों कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास करना चाहिए। क्यों, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक डायगोनल तो ये भी हो सकता है ना, तो ये वाला डायगोनल नहीं, वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करे, उस डायगोनल की यहाँ पर पे बात हो रही है। और बीच का एंगल थीटा, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर सुन लो, हमने दो वेक्टर लिया ए और बी। इन दोनों वेक्टर को हमने एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान लिया, और एडजेसेंट साइड मान करके मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या किया कि यहाँ जो साइड ड्रॉ किया वो बी के इक्वल और पैरेलल, और यहाँ जो साइड मैंने ड्रॉ किया बच्चों वो क्या निकला, ए के इक्वल और पैरेलल, बन गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचा। कौन सा डायगोनल, दो डायगोनल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी डायगोनल, वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के कांटेक्ट पॉइंट से पास करेगा, उस डायगोनल की बात होगी। तो जब तुम ये डायगोनल खींचोगे तो यही डायगोनल जो आएगा बच्चों, यही इन दोनों वेक्टरों का बच्चों एडिशन कहलाता है, यही दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट कहलाता है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर। ये कहता है तुम्हारा पैरेललोग्राम मेथड। एक बार फिर से बता रहा हूँ पूरा मेथड, ठीक है। डायग्राम बन गया है, अब तक तो डायग्राम बनाते बनाते बताया मैंने, अब डायग्राम बन गया है, पूरा मेथड फिर से सुनो क्या है। तो मेथड ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को हम लोग एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मान लें, और मानने के बाद एक पैरेललोग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट करें। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बता दिया है, क्या नियम होगा उसके लिए। और तो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, या वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के कांटेक्ट पॉइंट से पास करे, वो डायगोनल ही दोनों वेक्टरों के एडिशन के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी और डायरेक्शन के भी हिसाब से। यही जो लेंथ है बच्चों, यही लेंथ, यही डायगोनल की लेंथ दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट है। यही डायगोनल का डायरेक्शन दोनों वेक्टरों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। ये रूल कहता है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस मेथड को ध्यान से अगर देखो बच्चों, इस मेथड को जो तुमको पता मैंने बताया है, इस मेथड को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो तुमको इसमें एक बात दिखाई पड़ेगी कि जो मेथड पैरेललोग्राम मेथड है ये एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड ही है। कैसे ग्राफिकल मेथड है अभी दिखाता हूँ कि क्यों ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे बताओ, ये वेक्टर ए है कि नहीं। अच्छा बताओ ये वेक्टर बी के इक्वल है कि नहीं, ये भाई पैरेललोग्राम है तो इसकी लेंथ बराबर ही होगी और दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। तो बच्चों इस वेक्टर को भी तो हम वेक्टर बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों वेक्टर तो सेम ही है ना, इक्वल वेक्टर है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड क्या करता था कि पहले वेक्टर ए ड्रॉ करते थे, याद करो, और जहाँ से वेक्टर ए ख़त्म होता था वहाँ से वेक्टर बी ड्रॉ करते थे। तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर बी ड्रॉ किया, फिर दोनों को मिला दिया, तो यही ना दोनों वेक्टरों का एडिशन होता था। सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, अभी तुम्हारा बात समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर ए, जहाँ पे ए ख़त्म हो वहाँ से क्या ड्रॉ किया, वेक्टर बी, तो यही तुम्हारा क्या होता था, वेक्टर ए प्लस बी। यही तो पढ़े ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड बहुत ज़रूरी है बच्चों, जो नहीं पढ़ा है ज़रूर से उस मेथड को देख करके आओ। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई जो तुम पैरेललोग्राम मेथड पढ़ते हो, मेथड आया कहाँ से, जो पैरेललोग्राम चिल्ला रहे हो, डायगोनल चिल्ला रहे हो, क्या बेस है इसका, ये लॉजिक आया कहाँ से, कहाँ से आया ये, क्यों ये डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा। तो बोले भाई, बोलो ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, घबराओ मत। ये जो मेथड है ये कोई गलत, ये कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये ग्राफिकल मेथड ही है। कैसे ग्राफिकल मेथड बताओ, ग्राफिकल मेथड कैसे है कि भाई ये वेक्टर ए है कि नहीं है,
जहाँ ए ख़त्म हुआ ये वेक्टर बी है, और जहाँ वेक्टर ए में तुमने बी को जोड़ा वही तुम्हारा हो गया वेक्टर ए प्लस बी। तो तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम जो डायगोनल को रिजल्टेंट बोल, इसका लॉजिक क्या है, क्या इसके पीछे कारण है, तो बोलो कारण कुछ नहीं है, ग्राफिकल मेथड ही है। ग्राफिकल मेथड को कहने का, समझाने का एक दूसरा तरीका ही है पैरेललोग्राम मेथड। इस बात को समझ लो, बात समझ में आ रही है। तो पैरेललोग्राम मेथड इज नथिंग बट द अनदर वे ऑफ योर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को एक दूसरे तरीके से समझने का या समझाने का तरीका है। इसके हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकेंगे, दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है, ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया है। ये दो वेक्टर ड्रॉ है, इन वेक्टरों को ड्रॉ करके के हेल्प से मैंने क्या ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, वही डायगोनल दोनों वेक्टरों का क्या कहलाएगा, एडिशन या रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। ठीक है, बात क्लियर है मेरी यहाँ तक? दोनों को कोरिलेट कर पा रहे हो? दोनों मतलब कौन, दोनों को, ग्राफिकल मेथड को और पैरेललोग्राम मेथड को आपस में कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सिंपल सा बता भी दिया कैसे कोरिलेट करोगे। तो ये कोरिलेशन बिटवीन ग्राफिकल मेथड एंड योर पैरेललोग्राम मेथड तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई दोनों में रिलेशन क्या है। यही सब एकदम बेसिक्स होते हैं फिज़िक्स के। ये सब चीज़ तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे, समझोगे, तुमको फिजिक्स उतना डीप में समझ में आएगी। केवल फॉर्मूला ड्राइव करके, फॉर्मूले में 4 क्वेश्चन करके भाई फिजिक्स सीख नहीं पाओगे कभी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम मेथड का डायग्राम। अब हमको बच्चों इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। इस रिजल्टेंट के लिए हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, निकाला जाए। चलो शुरू करते हैं, बहुत आसान मेथड है। चलो कुछ नाम अगर रख दिया जाए अच्छा होगा। चलो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बच्चों बी, और ये हो गया सी। तो ओ ए सी बी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और उस पैरेललोग्राम का जो तुम डायगोनल देख रहे हो ना, ये वाला OC, यही OC हमारा क्या है बच्चों, रिजल्टेंट है। ठीक है, इसको हमको निकालना। हम लोग करते क्या है कि इस वेक्टर A को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं। फिर यहाँ से क्या ड्रॉप करते हैं भाई, क्या ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया। कहाँ से क्या खींचा, पॉइंट C से खींचा OA पर। ठीक है, तो जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो वो पॉइंट है हमारा क्या बच्चों, D। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। भाई दोनों सेम साइड है, दे आर पैरेलल, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा हो गया तुम्हारा। चलो कौन सा एंगल, CAD थीटा, और BOA एंगल भी थीटा है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि OB एंड AC आर पैरेलल, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा ही होगा। क्लियर है। चलो थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाना ताकि चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई पड़े, कहाँ पर परपेंडिकुलर, कहाँ पर पे थीटा एंगल बन रहा है। चलो अब हमको R के लिए बच्चों एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इस डायग्राम के हेल्प से। तो कैसे करेंगे देखो, सो इन ट्रायंगल ACD, मैं ट्रायंगल ACD ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज DC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू DC छोड़ दो, और AC जो है बच्चों, AC वो वेक्टर B है ना,
देख लो, ए सी इज़ इक्वल टू वेक्टर बी, तो जो ए सी की लेंथ होगी वो बी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ ए सी इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एरो नहीं लगाया मैंने बी के ऊपर, तो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो डी सी क्या मिल गया हमको बच्चों, बी साइन थीटा मिल गया। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली उसी ट्रायंगल में अब मैं कॉस थीटा निकालने जाऊंगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चों, ए डी, बेस ए डी है ना, देख लो। बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा, ए सी, हाइपोटेनस इज ए सी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी इज एज इट इज, और जो ए सी है, ए सी की जो लेंथ है वो बी का मैग्नीट्यूड है अगेन। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चों बी। तो ए डी की तुमको वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई बच्चों, बी कॉस थीटा मिल गया। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। तो मुझको डी सी और ए डी की लेंथ मिल गई है, आगे इसको हमको यूज़ करना होगा। अब क्या किया जाए, अब तक तो हमको जो निकालना था, क्या निकालना था हमको, वैसे हमको निकालना था ये आर, रिजल्टेंट एडिशन, जो किसके द्वारा एक्सप्रेस हो रहा है, कौन एक्सप्रेस कर रहा है इस वैल्यू को, तो इसको एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों ओ सी। तो जो ओ सी की लेंथ फाइंड करोगे वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, है कि नहीं। रिजल्टेंट मतलब क्या, लेंथ ऑफ ओ सी, ओ सी की लेंथ फाइंड करो वही तुम्हारा रिजल्टेंट है। तो ओ सी तक पहले पहुंचा जाए, तो चलो पहुंचते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल हमको ओ सी तक पहुंचाएगा, बहुत सा ट्रायंगल पहुंचाएगा। अपने काम का ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, अपने काम का ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए बच्चों, तो ओ सी यानी डिग्री है, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जो बच्चों ओ डी है, ओ डी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, यहाँ से यहाँ तक क्या बोल दो, ए ओ ए, और यहाँ से यहाँ क्या बोल दो, ए डी। तो बताओ ओ डी को हम लोग ओ ए प्लस ए डी बोल सकते हैं कि नहीं। ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी बोल सकते हैं। तो ओ ए, तो ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज पुट करेंगे जो जो हम लोग को पता है। जो ओ सी है वो क्या है, ओ सी हमारा एडिशन है या रिजल्टेंट है। तो ओ सी को बच्चों हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, आर से। आर मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट या एडिशन। ओ ए क्या है बताओ, ओ ए, ओ से लेकर ए तक ये वेक्टर ए का लेंथ है या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बताओ जो ओ ए का लेंथ है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है कि नहीं, तो रख दो ए प्लस ए डी। ये जो ए डी लेंथ है फाइंड कर चुके हैं हम लोग। ए डी कहाँ से फाइंड किए बच्चों, ये बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। डी सी कितना फाइंड किया बताओ, डी सी इज योर बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ जो b है वो पूरा पूरा कितना है, b cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर b मतलब क्या, b मतलब b cos थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स हम चल रही है।
नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, बच्चों इन दोनों में अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और प्लस 2ab कॉस थीटा था, जैसे था जहाँ था वैसे है ये। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होता है। दिस इज इक्वल टू 1 एज वी नो दैट, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये मिल गया तुमको। तो रिजल्टेंट अगर तुम यहाँ से निकालने जाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूले से बच्चों हम लोग दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तीन चीज़ तुमको चाहिए, क्या क्या तीन चीज़ चाहिए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि b एंड थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल, उन दोनों के बीच का, उन दोनों मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमको मिल जाएगा तो हम लोग रिजल्टेंट का एटलीस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं कि दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे फिज़िक्स में ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह इससे तुम्हारा मुलाकात होना ही होना है। ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर है, लगभग हर चैप्टर में ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आता रहेगा, ठीक है। इसको इतना हम लोग यूज़ करेंगे, इतना हम लोग यूज़ करेंगे कि एकदम ये रट जाएगा फॉर्मूला, इतना क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग, ठीक है। तो ये बच्चों पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अभी बात पूरा नहीं हुआ, अब क्या रहेगा इसमें, तो भाई केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं बनेगा। ये एक्सप्रेशन बच्चों तुमको क्या बताएगा, सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेंथ बताएगा OC का, तुमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन अभी भी नहीं पता। तो हम लोगों को करना क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होगा। इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना होगा कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो बिना डायरेक्शन के वेक्टर कोई मतलब नहीं, हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, डायरेक्शन ही मतलब कुछ नहीं। तो डायरेक्शन भी निकालेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से कॉपी कर लो, मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ सेकंड्स का समय दे रहा हूँ, जो भी करना है कर लो, मैं डायरेक्शन बता के इसको आज फिनिश ऑफ करूँगा, ठीक है। चलो हो गया आप लोग का, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी से अपना कवर हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठा करो, पॉइंट्स नोट किया करो, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं। क्वेश्चन हम बहुत करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन तक ले जाएंगे, वो मज़ा आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन करने में। बट बिफोर दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका हम डायरेक्शन तुमको बताते हैं। हो गया, मिटा दूँ मैं, चलो। क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे हम लोग रिजल्टेंट का,
तब तक हम लोग अपनी बात पूरी कैसे भाई जब तुम किसी वेक्टर का डायरेक्शन ही नहीं बताओगे तब कैसी हम मान लेंगे भाई पूरा बात हो गया। बिना डायरेक्शन के तो भाई वेक्टर नहीं ना है। एक तरफ तुम वेक्टर भी कर रहे हो, दूसरी तुम डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, तो भाई ये बात अधूरा होगा। इसलिए हम लोगों को अभी एक काम और करना बचा है, ठीक है। क्या बचा है? और वो बचा है बच्चों इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को फिर थोड़ा ट्रायंगल को, फिगर को यूज़ करना होगा। तो आओ ज़रा फिगर को फिर से एक बार देखते हैं और देखते हैं कि एंगल का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चलो, डायरेक्शन का मतलब क्या? डायरेक्शन का मतलब किसी भी चीज़ का किसी रेफरेंस पॉइंट से एंगल बता दो कि भाई ये चीज़ इस डायरेक्शन से इतने एंगल पे है। किसी रेफरेंस पॉइंट से एंगल तुम बता दो, डायरेक्शन वही मतलब होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए करेंगे क्या कि हम लोग दो एंगल पता करेंगे। बहुत ध्यान से बात देखना बच्चों, फिगर बहुत ध्यान से देखना। हम दो एंगल पता कर रहे हैं। कौन सा दो एंगल पता कर रहे हैं? देख लो, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा क्या है? बहुत ध्यान से फिगर देखो, अल्फ़ा क्या है देख के बताओ। अल्फ़ा है एंगल, कौन सा एंगल? जो रिजल्टेंट वेक्टर ए से बनाता है। तो ये अल्फ़ा अगर तुम बता दोगे डायरेक्शन तो आपको मिल जाएगा। अल्फ़ा मतलब क्या? तुमने बता दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से किस डायरेक्शन में जाएगा। ये बीटा बता सकते हो, बीटा किसके बीच का एंगल है? बीटा वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर बी से बनाएगा। तो जनरली हम लोग अल्फ़ा बीटा भी बताते हैं डायरेक्शन के लिए। तो जब तक हम लोग ये नहीं बताएंगे तब तक हमारा बात पूरा नहीं माना जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट अल्फ़ा एंड बीटा ऑल्सो। फिर से बोल दो रहा हूँ, अल्फ़ा एंगल रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच है, ऐसा कि फिगर में देख रहे हो, और बीटा एंगल बच्चों रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच है। क्लियर है? जो निकालते हैं, एक निकालेंगे दूसरा अपने वैसे मिल सकते हैं। tan अल्फ़ा अगर निकालना हुआ, tan अल्फ़ा, तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को ओ सी डी ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। tan अल्फ़ा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज डी सी, और बेस पे कितना है प्यारे बच्चों? ओ डी। क्लियर है? तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अच्छा डी सी हम लोग अभी निकाले थे ना कुछ देर पहले, चेक करना। डी सी वॉज बी साइन थीटा, डी सी था बच्चों बी साइन थीटा। और ओ डी को हम लोग क्या बोलते थे? ओ ए प्लस ए डी बोले थे ना, याद करो। ओ डी को क्या बोले थे? ओ ए प्लस ए डी। तो ओ ए किसके बराबर था? ए के बराबर था, तो ए प्लस, और ए डी भी हम लोग निकाले थे, किसके बराबर आया था? बी कॉस थीटा। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा tan अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल। यहाँ से अल्फ़ा बताओगे तो तुमको रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितने एंगल पे जाएगा वो तुमको मिल जाएगा। कुछ डायरेक्शन मिल गया। सिमिलरली अगर हम tan बीटा निकालना चाहें बच्चों, तो tan बीटा विल बी, बस कुछ करना नहीं है, जहाँ ए है वहाँ बी कर दो, जहाँ बी है वहाँ ए कर दो, बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है? तो बच्चों ये दो एंगल भी आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के साथ साथ, तब हम कहेंगे कि भाई हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता है। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत जगह यूज़ होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है? तो तीन फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और अल्फ़ा और बीटा मतलब कि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो तुमको तीन चीज़ पता होना चाहिए। पहला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट अपने दोनों वेक्टर से मतलब ए से और बी से कितना एंगल बनाएगा और वो किधर जाएगा। ये तीन चीज़ तुमको पता होना चाहिए व्हेन एवर यू टॉक अबाउट पैरेललोग्राम मेथड। रिजल्टेंट और अल्फ़ा और बीटा, आई रिपीट, अल्फ़ा एंड बीटा आर द एंगल्स बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए जो अल्फ़ा है, रिजल्टेंट और बी जो बीटा है। ठीक है? तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लो, बहुत जगह इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो
एक छोटी सी बात इसमें और बतानी है, वो बता करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बट एक चीज़ और मैं तुमको पहले बताना चाहूँगा, जो कि जानना बहुत बेसिक चीज़ है, मगर बहुत कम लोग इसको याद रख पाते हैं। ठीक है, देखो ये जो एंगल देख रहे हो थीटा ना, रिजल्टेंट तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और तीसरा चीज़ क्या है, एंगल थीटा। अब इस यहाँ से एक बात हमको पता ये चला कि अगर हम लोग वेक्टर्स के बीच का एंगल बदलते चलें, वेक्टर ए को मत बदलो, वेक्टर बी को मत बदलो, बस बीच का एंगल बदलते चलो, 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री बदलते चलो, तो अलग अलग थीटा के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और मैथमेटिकली थीटा की वैल्यू, कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, थीटा कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़। भाई दो वेक्टरों के बीच कितने एंगल हो सकते हैं, इट कुड बी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, 0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 1 डिग्री, 1.1, देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। और हर अलग अलग एंगल के लिए बिटवीन 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक थीटा का तुम जो भी वैल्यू पुट करोगे, रिजल्टेंट विल बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज रिजल्टेंट डिफरेंट आएगा। तो दो वेक्टरों के रिजल्टेंट की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, अगर तुमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट कुड बी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का कितना वैल्यूज हो सकता है, तुम कहोगे इनफाइनाइट। इट विल डिपेंड ऑन देयर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, उनके एंगल चेंज करते चलो, तुमको अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग रिजल्टेंट मिलते चलेंगे। ठीक है, और कितने एंगल हो सकते हैं बीच में, भाई 0 डिग्री से ले, दो वेक्टरों के बीच में एंगल 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एंगल पॉसिबल होंगे। और हर अलग अलग एंगल के लिए बच्चों अलग अलग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तुमको मिलेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेकर के, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर ये ए और बी हैं, ये दो वेक्टर ए और बी हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, तुम कहोगे सर इस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 360 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और हर अलग अलग वैल्यू के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज। ठीक है, तो अब अच्छा, अगर केवल मैग्नीट्यूड की हम बात करें, कुछ मान लो फॉर द टाइम बीइंग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इस सारे एंगल्स में जितने भी पॉसिबल एंगल हैं, जितने भी थीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ है, उन सारी वैल्यूज़ में दो एंगल ऐसे होंगे जहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। हम केवल उन दो एंगल की बात करते हैं। ऐसा थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है। अब हर अलग अलग वैल्यूज़ के लिए रिजल्टेंट निकालेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग वो एंगल चेक करेंगे जिसके लिए रिजल्टेंट या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब कि उनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो मान लो अगर कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री या 360 या 2 पाई का मल्टीपल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 डिग्री अगर बीच का एंगल है, तो 0 डिग्री अगर यहाँ रख दोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। cos 0 अगर 1 हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab दिखा दे रहे लिख करके चलो। I = क्या आएगा बताओ, a² + b² + 2ab आ जाएगा। cos 0 कितना हो जाएगा, 1। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये तुम्हारा बच्चों ये हो गया तुम्हारा √a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, a + b आ जाएगी। और याद रखना ये रिजल्टेंट की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, तो कहोगे जब उन दोनों के बीच एंगल क्या हो, 0 डिग्री, या यूँ कहो कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो
जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। इस बात को ध्यान रखना, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 + 3 = 5, लाइक अलजेब्रिक एडिशन जिसको बोलते हो, 1 + 2 = 3। जनरली वेक्टर में ऐसा करते नहीं, जनरली वेक्टर में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऐड मतलब क्या कि 2 + 3 = 5, ये अलजेब्रिक एडिशन, डायरेक्ट एडिशन है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या दो वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 2 + 3 = 5, कहोगे हाँ, सिर्फ एक कंडीशन में, जब दोनों वेक्टर क्या हो सेम डायरेक्शन में हो, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर एक वेक्टर 7 है, एक वेक्टर 5 है, सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट 7 + 5 12, तो दो वेक्टरों को सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो वी कैन ऐड देम डायरेक्टली, और रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में ही जाएगा जहाँ पर दोनों वेक्टर हैं। इसी पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था कि A + B = C। इसी पर बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। A + B = C का मतलब क्या हुआ, पहले बताओ। A + B = C का मतलब ये हुआ कि A और B को ऐड करने पर C आया, और जो ऐड करने पर आता है वो क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट ही होता है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये पता चला कि C जो है वो A और B का बच्चों क्या है, रिजल्टेंट है। C इज रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, ये हमको पता चल चुका इस चीज़ को देख करके। और फिर ये लिखा था A + B = C, वेक्टर नहीं लगा था। वेक्टर नहीं लगने का मतलब तुम उनको मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर दिए, तो A और B का रिजल्टेंट C है और C की वैल्यू दोनों को डायरेक्ट ऐड की हो। तो भाई ऐसा तभी ना हो सकता है जब A और B के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो डायरेक्ट ऐड तुम कब कर सकते हो, जब सेम डायरेक्शन में हो। तो एक्चुअली वहाँ एंगल पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, इफ़ वेक्टर A + वेक्टर B = वेक्टर C एंड mod of A + mod of B = mod of C, then what is the angle between A and B? तो A और B के बीच का एंगल बताओ। मैथमेटिकली भी कर सकते हो, फॉर्मूले में रखोगे तो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है मेरे भाई, जब तुम देख रहे हो कि रिजल्टेंट वेक्टर को डायरेक्ट ऐड करने पर आ गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर को डायरेक्ट ऐड हमेशा नहीं करता है भाई, केवल तब करेगा जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट कहीं आया, समझ जाना कि बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ऊपर रिजल्टेंट नहीं जा सकता। तो अगर तुमसे कोई पूछे दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, तो बोलो कि मैक्सिमम तब होता है जब वो सेम डायरेक्शन में हो। और कितना होता है, तो दोनों का सम, दोनों वेक्टर का सम। यहाँ तक क्लियर है। चलो, ये तो मैक्सिमम वैल्यू की बात हो गई, इसको मिटा दूँ मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो अब ये बताओ, मान लो अगर मैं ये कहूँ कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अगर दो वेक्टर बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब वेक्टर उल्टे डायरेक्शन में है, एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, तो बीच का एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो cos 180 कितना होता है बच्चों, -1 होता है ना। तो r = क्या मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा तुमको A² + B² -2 भी मिल जाएगा। cos 180 कितना होता है, -1, तो प्लस माइनस। अब A² + B² -2 मतलब क्या, A - B का होल स्क्वायर, यही ना होता है बच्चों, √A - B का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के बाहर अगर लगाओगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, A - B हो जाएगी। और याद रखना, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू होती है रिजल्टेंट की।
तो दो वेक्टरों की मिनिमम वैल्यू कब हो, रिजल्टेंट कब होता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। और कितना होता है, तो उन दोनों का डिफरेंस। याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की दोनों का सम और मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कभी भी रिजल्टेंट की वैल्यू इस वैल्यू से कम नहीं जाएगी और कभी भी इस वैल्यू से अधिक नहीं जाएगी, दोनों के बीच में वैरी करेगा। यानी रिजल्टेंट को अगर तुमको लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, इट कुड बी लाइक दैट, ऐसे लिखा जाता है बच्चों रिजल्टेंट की वैल्यू को। ठीक है, कि रिजल्टेंट बच्चों कभी भी a माइनस बी से कम नहीं होगा और कभी भी a प्लस बी से बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। इट कुड बी इक्वल टू a माइनस बी बट कैन नॉट बी लेस देन दैट। इट कुड बी इक्वल टू a प्लस बी बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट। a प्लस बी के बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर होगा, उनके बीच में वैरी करता रहेगा। और इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ पॉसिबल, सभी इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल होगी। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ मैं इस चीज़ को, मैं जो लिखा हूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बच्चों दो वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर है बच्चों 2 और दूसरा वेक्टर है 3, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमेशा 1 और 5 के बीच रहेगा बच्चों। कुछ भी होगा 1 से कभी छोटा नहीं होगा, कुछ भी होगा 5 से कभी बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 1, दोनों का सम कितना है 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमेशा वेक्टरों के डिफरेंस और एडिशन के बीच में वैरी करता है, मैक्सिमम मिनिमम इसकी वैल्यू होती है। बहुत ही बेसिक बात तुमको मैंने आज बताया है इस पैरेललोग्राम मेथड के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर विद पैरेललोग्राम मेथड। बहुत ही बेसिक है, फॉर्मूला ड्राइव मैंने किया, फॉर्मूले का मतलब बताया, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये तुमको मैंने सिखाया। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छे से डेरिवेशन देखना, मगर इसका जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन बच्चों न्यूमेरिकल्स में है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल एकदम समझ लो झोर के पूछेगा, ज़बरदस्त न्यूमेरिकल पूछेगा। तो अब हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों, तो हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ढेर सारा क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा इस टॉपिक पे, बहुत ढेर सारे। पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए। एंड वंस कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड, फिर चलेंगे हम लोग जेईई मेंस की तरफ, नीट की तरफ, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को तुम अच्छे से पढ़े होगे और शेयर ज़रूर करना बच्चों, जो भी तुम्हारी जानकारी है बच्चों को शेयर जरूर, ताकि उन तक ये क्लास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इसको क्लास अच्छे से देखो, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।